कि लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन दोनों भी बहुत शॉर्ट नोट आता है, वेरी शॉर्ट नोट आता है 2 मार्क्स का। डिलिमिटेशंस क्या है? डिलिमिटेशन वो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो हम डाटा जब कलेक्शन कर रहे हैं, जब हमारी रिसर्च की हम प्लानिंग कर रहे हैं, उससे पहले ही हमने सेट कर दिया कि हमारी रिसर्च स्टडी के अंदर ये ग्रुप होगा, इसके ये क्वालिटीज़ होंगी, ये एट्रीब्यूट्स होंगे। हमने पहले ही प्लान कर लिया है कि हमारे जैसे सपोज हमने कहा 20 से 55 साल के लोगों के बीच में स्टडी की जाएगी, तो हमारे जो है वो 20 से 55 साल के लोग ही होंगे उस स्टडी के बीच में। रेस्ट्रिक्शन है ये, हमने पहले ही स्टडी के पहले ही हमने डिसाइड कर लिया। हमने कहा फीमेल्स ही लेंगे, हमें वाइट्स को ही लेना है, वाइट कलर को ही लेना है। हमने कहा हिली एरियाज़ ही, एरियाज़ हमने सेटिंग डिसाइड कर दी कि नहीं हमारा तो हिली एरियाज़ है, जो हम स्टडी के अंदर पहले ही प्लान में डिसाइड कर रहे हैं, दैट इज़ डिलिमिटेशन। और यही डिफरेंस होता है लिमिटेशन और डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन पहले ही डिसाइड हो जाता है, जबकि लिमिटेशन जो है वो हमारे ड्यूरिंग द स्टडी हम एक्सपीरियंस करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी हम डिलिमिटेशन पढ़ रहे हैं, तो डिलिमिटेशन क्या है? रेस्ट्रिक्शन प्रायर टू गैदरिंग डाटा। These are the cut-off point beyond this researcher does not intend to probe, कि रिसर्चर्स जो है वो इसके आगे नहीं जाना चाहता, उसने जो डिसाइड कर दिया वहीं तक वो अपनी रिसर्च स्टडी के सब्जेक्ट को रखेगा। कंसिडर्ड एट डिसीजन पॉइंट ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेज एट स्टडी। जब स्टडी की प्लानिंग चल रही है तभी ये कंसिडरेशन हो गया कि हमारी ये रहेगी। मैंने जैसे अभी पहले ही बताया कि स्टडी अमंग 20 to 55 ईयर एज, या एज लिमिट जो हमने कर दी 20 to 55 ईयर एज है। यदि हम अभी फीमेल्स की बात करें सर्वावेक की, तो हमने डिसाइड कर दिया कि नहीं ये 13 to 35 ही लगना है, तो 13 to 35 के लिए ही है वो, इससे ऊपर नहीं और इससे नीचे नहीं। ठीक है, सेम एज लिमिटेशन जो है जस्ट इसके अपोजिट है, वो हम प्लानिंग में रख रहे थे और ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्यूरिंग द स्टडी, इसलिए हमने इसको कहा है वीकनेस। ठीक है, ये जो हमने बात की थी अभी एक्सट्रेनियस वेरिएबल है ना, ये हमारी वीकनेस है। इट इंडिकेट वीकनेस ऑफ द एंटायर स्टडी। द रिसर्चर रिकॉग्नाइज डिफिकल्टी ड्यूरिंग स्टडीज विच आर वैल्यूएबल फॉर फर्दर रिसर्चर। क्या हमने उनको बता दिया, ये हम क्या है लास्ट में लिखेंगे। क्यों ये फर्दर रिसर्चर के लिए वैल्यूएबल है? क्योंकि हम इनको लास्ट में मेंशन करते हैं कि हमारी स्टडी में मेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी स्टडी को इसने इफ़ेक्ट किया है। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ कि थ्रेड्स ऑफ वैलिडिटी हमने पढ़ा है, मतलब मॉर्टेलिटी। हमने हमारी कोई रिसर्च सैंपल लिया, अब सैंपल की जो है डेथ हो गई, तब हमारी सैंपल सिलेक्शन तो हमारा बायस हो गया, सैंपल सिलेक्शन बायस हो गया तो रिजल्ट भी बायस आएगा। सेम एज रिलायबिलिटी ऑफ टूल जो है वो प्रॉपर नहीं है। हमारे जो टूल्स थे वो प्रॉपर वो नहीं थे, उनकी वैलिडिटी प्रॉपर नहीं थी, रिलायबिलिटी प्रॉपर नहीं थी, तो हमारा जो डाटा कलेक्शन हुआ वो भी प्रॉपर नहीं है। नाउ रिलायबिलिटी क्या होती है? जैसे नाम से पता चल रहा है, री मतलब अगेन एंड अगेन, हम बार बार किसी टेस्ट को कर रहे हैं फिर भी हमें उस टूल से सेम रिजल्ट मिल रहा है। लायबिलिटी और सेम एज एक्यूरेसी। तो रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी, मतलब हमने बार बार किसी टेस्ट को किया, कंसिस्टेंटली किया, तब भी हमें सेम रिजल्ट एंड एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरिंग टूल, मतलब सेम रिजल्ट मिल रहा है। अलग अलग लोगों ने किया, 2 अलग अलग ऑब्जर्वर है, 3 अलग अलग ऑब्जर्वर, उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए यदि कोई टेस्ट करते हैं और फिर भी उनको सेम रिजल्ट मिल रहे हैं, तो वो क्या है? रिलायबिलिटी। ए टूल कंसिडर्ड रिलायबल व्हेन इट मेजर्स अ ट्रेट सिमिलर रिजल्ट ऑन रिपीटेड यूज़। बार बार करने पर भी यदि सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें ऐसे ट्रेट्स हैं कि सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं, दैट मीन इट इज़ रिलायबल। और कोई भी टूल है जो वैलिड और रिलायबल होना ही चाहिए। अब ये रिलायबिलिटी मेज़र कैसे करते हैं? मेज़र करने के लिए इसके 3 मेजरिंग जो है असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं। स्टेबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, इक्विवेलेंसी, IES, ऐसे आप याद कर सकते हो। स्टेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले स्टेबिलिटी ये है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। बार बार हम उसको कर रहे हैं, टेस्ट रीटेस्ट, बार बार हम उसको कर रहे हैं, तब भी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो दैट इज़ द स्टेबिलिटी, कि ये टेस्ट जो है स्टेबल है। तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड यदि अपने नंबर ऑफ टाइम भी कर रहे हैं तो अभी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। और इसे में हम किससे फाइंड आउट करते हैं? कार्ल पियर्सन फॉर्मूला।
अभी फॉर्मूला आप कैसे याद करेंगे, आपको इतना सारा याद नहीं करना है, सिर्फ आप ये 2 वर्ड याद कर लीजिए, एन सिग्मा एक्स वाई। यहीं से आप इन्हीं 2 वर्ड को याद करके इन दोनों को आपने सेपरेट कर दिया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट, यहीं से आपने सिग्मा एन सिग्मा एक्स उठाया उसका स्क्वायर, देन एन सिग्मा एक्स का ही होल स्क्वायर, अगेन सेम एज एन सिग्मा वाई का स्क्वायर एन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? सिर्फ ये 2 वर्ड याद करो और 3-4 बार लिख के देखोगे तो उसी में आपको ये लर्न हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी हम किससे फाइंड आउट करते हैं, कार्ल पियर्सन फॉर्मूला। नेक्स्ट वन है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है कि जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसके हर पार्ट, उसका ऑल सब पार्ट एक ही चीज़ को मेज़र कर रहे हैं। ये नहीं आपने कोई टेस्ट जो बनाया है वो नॉलेज के लिए बनाया है लेकिन वो पर्सनालिटी को मेज़र कर रहा हो। यदि आपने लिकर्ट स्केल बनाई है एप्टीट्यूड को मेज़र करने के लिए तो वो केवल एप्टीट्यूड ही मेज़र करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसकी पर्सनालिटी को मेज़र कर रही है, उसके फियर को, स्ट्रेस को मेज़र कर रही है, नहीं, उसके ऑल पार्ट्स मेज़र करने चाहिए, ओनली एंड ओनली एप्टीट्यूड को। अब इसको हम जो है किन मेथड से फाइंड आउट करते हैं, स्प्लिट हाफ मेथड कहते हैं, स्प्लिट हाफ मेथड, स्प्लिट हाफ टेक्निक, एक तो कुंडर रिसर्च ऑन 20 और एक क्रॉन बेंच अल्फा। क्या फॉर्मूला है? कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स में आती हैं। रिसेंट में क्वेश्चन वेरिएबल जो है एमएससी में भी पूछा गया है, शॉर्ट नोट 5 मार्क्स का। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, ट्रेट्स कह लो, एट्रीब्यूट्स, फिनोमिना, सिचुएशन, क्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ जो चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है, वेरिएबल जिनको कि हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नॉलेज है, यदि हमने नॉलेज दी किसी को, अब पहले किसी को अभी मैं वेरिएबल आपको पढ़ा रही हूँ, इससे पहले आपको वेरिएबल के बारे में नहीं पता, लेकिन अब आपका नॉलेज लेवल चेंज हो जाएगा इस स्टडी के बाद। तो नॉलेज हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, कोई भी चीज़ जो कि चेंज हो सकता है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, है ना, तो वो होता है वेरिएबल। द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स अंडर द स्टडी इज़ नॉन एज वेरिएबल। जो भी स्टडी के अंदर है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिया आपने, चाहे आपका किसी भी चीज़ को लेकर असेसमेंट है, चाहे आप हैंड वॉशिंग कोई प्रोसीजर बता रहे हो, नर्सिंग का कोई प्रोसीजर बता रहे हो, कोई इंटरवेंशन है नर्सिंग का, कोई ट्रीटमेंट है, कोई ड्रग है, उसकी क्वालिटी बता रहे हो, जिसको आप मेज़र कर सकते हो और वो चेंज हो सकती है, दैट इज़ वेरिएबल। अब वेरिएबल्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब आप चेंज कर सकते हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा कि यदि हम किसी चीज़ की टीचिंग दे रहे हैं तो टीचिंग जो हुई वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन उसके कारण जो नॉलेज में चेंजेस आया दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ रही बात? कि यदि आपको पहले किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है लेकिन किसी ने आपको आकर बताया, तो जो आकर बताया है दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब उसने क्या बताया वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन उसके कारण आपके अंदर जो चेंजेस आए, आपकी नॉलेज में जो चेंजेस आए दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। एक तरीके से इसको कह सकते हैं हम कॉज और इसको कह सकते हैं हम इफेक्ट। ये क्या है? कॉज और ये इफेक्ट, इसके कारण इसमें चेंज आया दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेकेंड वन इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। तीसरा जो होता है रिसर्च वेरिएबल। रिसर्च वेरिएबल जो है नेचुरल सेटिंग में जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, कोई चेंजेस आपने नहीं किए, कोई हैंड वॉशिंग कर रहा है, आपने देखा, ऑब्जर्व किया और आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, दैट इज़ रिसर्च वेरिएबल जो नेचुरल सेटिंग में हो रहा है। थर्ड इज़ डेमोग्राफिक वेरिएबल। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अकॉर्डिंग टू एज होते हैं, अकॉर्डिंग टू जेंडर होता है। जैसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, एक पर्टिकुलर एज में 1 साल का बच्चा है, उसका वेट एक पर्टिकुलर होगा और 10 इयर्स के बच्चे का पर्टिकुलर होगा। तो एज के अकॉर्डिंग होता है, सेक्स के अकॉर्डिंग होता है, एजुकेशन लेवल, मैरिटल स्टेटस, ये जो चीज़ें हैं जो डेमोग्राफिकली है वो डेमोग्राफिक वेरिएबल कहलाती हैं। लास्ट वन है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो इस रिसर्च स्टडी का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी रिसर्च स्टडी को अफेक्ट करते हैं। मतलब ये वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पार्ट में नहीं है, लेकिन वो हमें अफेक्ट कर रहे हैं। कैसे? हमने यदि किसी
पर्टिकुलर एज ग्रुप हमने कहा कि 20 से 30 साल के जो लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उनका बीपी इस का वैल्यू 120 के अप्रॉक्स रहता है, नॉर्मल वैल्यू रह रहा है। लेकिन अब ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल कौन से होंगे? जैसे किसी की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल पुअर है, कोई सेडेंटरी वर्कर है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, फैट है। अब फैट है तो बीपी बढ़ हो सकता है। हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट है तो बीपी रेज हो सकता है। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है तो हमने ये चीज़ें जो हमें थी ये हमारे रिज़ल्ट को अफेक्ट कर रही है, लेकिन हमारी डिलिमिटेशंस में ये नहीं थी। तो ये होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो हमारी स्टडी के पार्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारी स्टडी को इफेक्ट करते हैं। हम एग्ज़ाम रिजल्ट की बात करें तो किसी बच्चे का आईक्यू, हमने टीचिंग सबको सिर्फ इक्वल दी है, लेकिन किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा है तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, किसी का कम है वो नहीं कर पा रहा है। हमने जबकि टीचिंग सबको बराबर दी है। तो ये वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जो पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी स्टडी को अफेक्ट कर रहे हैं। दिस ऑल अबाउट द वेरिएबल।